हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वह है वर्तमान भारतीय समाज। ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोग कुछ वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा वो मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में दोस्तों हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ और मध्यकालीन शिक्षा का उद्देश्य, इसकी विशेषताएं क्या थी, शिक्षा व्यवस्था क्या था और उसके लास्ट में मूल्यांकन में क्या आपको प्राप्त हो। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मुस्लिम कालीन शिक्षा में कुछ लाइनें हैं। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और यहाँ की समृद्धि हमेशा से ही विदेशी आक्रांताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि जो भारतीय सभ्यता थी, संस्कृति थी और यहाँ की समृद्धि, ठीक है, जो विदेशी आक्रांता थे, ठीक है, जो आक्रमण करते थे, उनके लिए क्या था, एक आकर्षण केंद्र। ईसा की 8वीं सदी इस्लाम आक्रमण की सदी कही जा सकती है। ठीक है, जो 8वीं सदी थी वो किसकी सदी थी, वो इस्लाम आक्रमण की सदी थी। इन विदेशी शासकों के साथ उनकी परंपरा व संस्कृति का भी आगमन हुआ। ठीक है, ये तो हमारे देश पर आक्रमण किए और देश पे शासन भी किए और साथ साथ जो अपनी जो परंपरा थी और संस्कृति थी हमारे देश में इन्होंने चलाया, जिससे तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हुई। जो हम लोग की पहले की शिक्षा व्यवस्था थी वैदिक की, वो भी प्रभावित हुई और इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है हमारे देश में धीरे धीरे लागू होने लगी। भारतीय शिक्षा प्रणाली की भांति इस्लामी शिक्षा का आधार भी धर्म था। ठीक है, इसका जो शिक्षा का मूल आधार क्या था, धर्म था, धर्म का प्रचार करना। चलो देख लेते हैं। सभी धर्मों की तरह इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। ठीक है, जैसे हर एक धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व, उसी तरह इस्लाम धर्म में भी इसका विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे, जो इन लोगों के मोहम्मद साहब थे वो हमेशा एक बात कहा करते थे, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। ठीक है, आप दान में किसी को सोना दे रहे हैं, उससे अच्छा है आप अपने बच्चों को क्या दीजिए, शिक्षा दीजिए, ये आपके लिए श्रेष्ठ कार्य है। मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया अलाउद्दीन खिलजी आदि प्रारंभिक शासकों ने यदा कदा मकतब मदरसों का निर्माण कराकर शिक्षा को प्रोत्साहित किया। ठीक है, जब 12वीं सदी थी उस समय कौन थे, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये लोग कौन थे, हमारे देश पर राज किए और मकतब मदरसे का निर्माण करा के यहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था इन्होंने प्रारंभ किया या प्रोत्साहन भी दिया। 13वीं सदी में तुगलक वंशी शासकों ने शिक्षा के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। ठीक है, बताया जा रहा है कि जो 13वीं सदी थी, ठीक है, उसमें जो तुगलक वंश के शासक थे उन्होंने शिक्षा के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक के राज्याश्रय में कई विद्वान ने साहित्य का विकास किया। ठीक है, जो मोहम्मद तुगलक थे और फिरोज तुगलक थे, इनके समय में कई जो विद्वान हैं उन्होंने साहित्य का विकास किया। प्रत्येक मस्जिद के साथ मकतब बनाया गया। ठीक है, मस्जिद तो बनी, उसके साथ साथ मकतब का भी निर्माण किया गया, जहाँ उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। अन्य भाषा साहित्य का फारसी में अनुवाद किया गया। ठीक है, अन्य जो भाषा थी उसका किस भाषा में अनुवाद किया गया, फारसी भाषा में उसका अनुवाद किया गया। सभी जाति संप्रदाय के लोगों को शिक्षा के अवसर दिए जाने लगे। ठीक है, जो इस मुस्लिम शिक्षा थी इसमें सभी संप्रदाय के लोग, ठीक है, सिर्फ मुस्लिम के नहीं, किसी भी संप्रदाय के लोग को शिक्षा का अवसर प्रदान दिए जाने लगा। उसके बाद लोधी वंश के शासकों ने अपने विद्या प्रेमी होने का प्रमाण दिया। ठीक है, जो लोधी वंश के शासक थे वो विद्या प्रेमी होने का प्रमाण भी दिया। और कुछ पॉइंट इन्हें भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, जो मुस्लिम शिक्षा का केंद्र उसके बारे में बताया गया है कि आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ। ठीक है, बीजापुर, गोलकुंडा, मालवा, जालंधर,
मुल्तान आदि ये सब प्रमुख केंद्र थे जहाँ पे मुस्लिम शिक्षा का दिया जाता था, प्रदान किया जा रहा था। और मुस्लिम शिक्षा का अर्थ देख लेते हैं। मुस्लिम सभ्यता संस्कृति के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा को मुस्लिम शिक्षा कहते हैं। ठीक है, जो मुस्लिम सभ्यता या संस्कृति है उसी के अनुसार जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वही आपकी मुस्लिम शिक्षा कहलाती थी या कहते थे। चलिए देख लेते हैं इस शिक्षा का उद्देश्य क्या था। मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य इस्लाम धर्म व संस्कृति का प्रचार करना था। ठीक है, जो मध्यकालीन शिक्षा था इसका जो प्रमुख अर्थ क्या था, इस्लाम धर्म। ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और इसकी संस्कृति क्या इसके बारे में लोगों को बताना। वे अपने धर्म के प्रचार को सवाब मानते थे। ठीक है, जो वे लोग क्या थे, अपने जो धर्म के प्रचार को सवाब मानते थे। ठीक है, और उनका विश्वास था कि धर्म का प्रचार करने वाला ही गाजी होता है। ठीक है, इन लोगों गाजी का एक अलग महत्व था, इसीलिए इन लोगों का ये मानना था कि जो अपने धर्म का प्रचार कर रहा है वो सवाब मानते थे, और उनका विश्वास ये भी था कि धर्म का प्रचार करने वाला गाजी होता है। मुस्लिम शासकों ने शिक्षा को धर्म प्रचार का साधन माना। ठीक है, जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने शिक्षा को क्या माना, धर्म का प्रचार। ठीक है, अपने धर्म का प्रचार करना इसको एक साधन माना शिक्षा को, ताकि सामान्य जनता मुस्लिम कानूनों सिद्धांतों और प्रथाओं के बारे में जान सके। ठीक है, क्योंकि ये हमारे देश पर राज कर रहे थे, हमारे देश को गुलाम बनाए थे, इसीलिए ये लोग ये लोग चाहते थे कि हमारे देश के जो मूल निवासी हैं वो लोग मुस्लिम कानून, मुस्लिम सिद्धांत और प्रथाओं के बारे में भी जाने। चलिए और पॉइंट देख लेते हैं। सांसारिक या भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति थी। ठीक है, इन लोगों का शिक्षा का यह भी उद्देश्य था कि सांसारिक या भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति थी। इन लोगों का मानना था जीवन में सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए पढ़ना लिखना बेहद जरूरी। ठीक है, इन लोगों का एक मत था या मानना था कि जीवन में आपको सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए पढ़ना लिखना अत्यंत आवश्यक है, बेहद जरूरी है। अब देखते हैं इस्लामी शिक्षा में रुचि उत्पन्न करने के लिए उन्हें उच्च पद, सम्मान तथा अन्य प्रलोभन भी दिए जाते थे। ठीक है, जो इस्लामी शिक्षा है इसको रुचि बनाने के लिए, ठीक है, या इसके अंदर रुचि उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रलोभन दिए जाते थे। इसमें उच्च पद भी था, सम्मान था। ठीक है, ये सब दिए जाते थे प्रलोभन के रूप में कि आप इसमें आइए, इंटरेस्ट लीजिए और आगे बढ़िए। जो व्यक्ति शिक्षित होते थे उन्हें मुसलमान शासक सिपस, सालार, काजी या वाजिद इत्यादि के पद पर नियुक्त कर देते थे। ठीक है, जो शिक्षित मुस्लिम थे उन्हें इन सब का पद उन लोगों को मिल जाता था। इस लोग के वशीभूत होकर मुसलमानों के अतिरिक्त हिंदुओं ने भी मुस्लिम शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, ये जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने अपने में इन लोगों को काजी, वजी इत्यादि पद देने लगे। इसका प्रलोभन देखते हुए मुस्लिम के साथ साथ हिंदू में भी कुछ लोग जो मुस्लिम शिक्षा थी उसको ग्रहण करने लगे। और देखते हैं नेक्स्ट लाइन। मुस्लिम या मध्यकालीन शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य इस्लाम के अनुयायियों में ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करना था। ठीक है, मुस्लिम या जो मध्यकालीन शिक्षा थी इसका एक अन्य उद्देश्य क्या था, इस्लाम के जो अनुयायी हैं उनमें ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करना। ठीक है, और पैगंबर साहब ने ज्ञान को अमृत बताया था। जो इन लोगों के पैगंबर मोहम्मद साहब थे इन्होंने क्या बताया, ज्ञान को अमृत बताया, और प्रत्येक मुसलमान बच्चे से ज्ञानार्जन करने की इच्छा व्यक्त की। ठीक है, और इन्होंने ये भी अपनी बातों से व्यक्त किया कि हर एक प्रत्येक मुसलमान के बच्चे को ज्ञानार्जन करना चाहिए या इच्छा व्यक्त करना चाहिए। और देखते हैं दोस्तों इसमें इसकी विशेषताएं। शिक्षा मौखिक एवं व्यक्तिगत थी। ठीक है, उसमें शिक्षा कैसी थी, मौखिक दी जाती थी और व्यक्तिगत थी। शिक्षा निःशुल्क थी, इसमें शिक्षा का कोई आपके पैसा नहीं लिया जाता था। शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण में की जाती थी। ठीक है, जो शिक्षा व्यवस्था था वो किसके, राज्य के संरक्षण में किया जाता था।
प्रारंभिक शिक्षा आयु वर्ग के अनुरूप थी। जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा थी यह आयु और वर्ग के अनुरूप थी। नेक्स्ट, शिक्षण कार्य परंपरागत विधियों के आधार पर किया जाता था। ठीक है, जो शिक्षण कार्य वह जो इन लोगों का परंपरागत विधि होता था उसी के आधार पर ये लोग करते थे। नेक्स्ट, शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी। ठीक है, उसमें जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी उसमें शिक्षा का जो माध्यम कौन सा था वो अरबी भाषा थी। उच्च स्तर पर फारसी भाषा का प्रयोग होने लगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो उच्च स्तर की शिक्षा थी जो मकतब में दी जाती थी उसमें फारसी का भी प्रयोग होने लगा, फारसी भाषा का। एक और पॉइंट देखते हैं, शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों को महत्व दिया जाता था। ठीक है, जैसे हम लोग में वैदिक कालीन शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्यों का विशेष महत्व था, तो इन लोगों में मानवीय मूल्यों का विशेष महत्व दिया जाता था। आप देख सकते हैं कि मुस्लिम कालीन शिक्षा एक प्रमुख विशिष्ट शिक्षा का आयोजन था जिसका सरल शब्दों में विवेचना इस प्रकार है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्त्री शिक्षा। ठीक है, उस समय स्त्रियों की क्या स्थिति थी शिक्षा के क्षेत्र में। इस्लाम धर्म में स्त्री शिक्षा का दायरा अत्यंत व्यापक न था। ठीक है, ज़्यादा व्यापक न था, बस कुछ ही लोगों को शिक्षा प्राप्त हो पाता था। महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे जनसाधारण तक तो कम थे, केवल शाही घराने व कुलीन वर्गों की बालिकाओं शिक्षा सुविधा का लाभ उठा पाती थी। ठीक है, हर एक वर्ग के लिए नहीं था। जो इसमें क्या था, जो महिलाओं के लिए शिक्षा का दरवाजा था वह जनसाधारण तक नहीं था। ठीक है, इसमें केवल जो शाही घराने की थी महिलाएं उनको थी। ठीक है, और जो कुलीन वर्ग की बालिकाएं थी उनके लिए शिक्षा का बस प्रावधान था। और देख लेते हैं, वे सभी प्रारंभिक शिक्षा मकतब में प्राप्त करती थी। ठीक है, जो महिलाएं थी वो प्रारंभिक शिक्षा मकतब में, सॉरी दोस्तों इससे पहले मैंने उच्च शिक्षा को मकतब में बोल देता हूँ, वहाँ पर आप लोग सुधार कर लीजिएगा। मुस्लिम शासक अपने यहाँ हरम में बालिका शिक्षा को व्यवस्था करते थे। ठीक, जो मुस्लिम शासक थे अपने यहाँ हरम में वो जो बालिका हैं उनकी शिक्षा का व्यवस्था करते थे। तुर्क अफगान काल में शहजादियों को व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, जो तुर्क अफगान काल था उसमें शहजादियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का प्रबंध था। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से सिर्फ एक लोग को शिक्षा देने का प्रबंध था। व्यक्तिगत शिक्षा का ही परिणाम था कि भारतीय इतिहास को रजिया, गुलबदन बेगम, जहां आरा, जय बनविका जैसी विदुषी महिलाएं प्राप्त हो सकें। ठीक है, और देख लेते हैं नेक्स्ट, बाबर की पुत्री जो थी गुलबदन बेगम, उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी हुमायूं नामा, जिसमें हुमायूं के चरित्र का वर्णन किया था। ठीक है, लिखा, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, ये एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ में इसका नाम आ जाता है किसका, हुमायूं नामा का। और इसको किसने लिखा था, जो बाबर की पुत्री थी, कौन थी, गुलबदन बेगम थी। ठीक है, फरिश्ता के मत में मदरसों मकतबों में स्त्रियों के लिए नृत्य, संगीत, सीना बुनना, मखमल, बढ़ई, सुना, लोहार का कार्य तथा युद्ध कला की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में व्यावसायिक शिक्षा कैसी थी। मुस्लिम काल में शिक्षा का उत्पादक समझा गया। ठीक है, मुस्लिम काल में शिक्षा को उत्पादक समझा गया, मतलब कि शिक्षा को एक उच्च स्तरीय न मान के शिक्षा को एक उत्पादक समझा गया। इसी दृष्टिकोण से छात्रों को ललित, हस्तकला, चित्रकला, आभूषण, रथ बनाने का काम आदि को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, ललित कलाओं की शिक्षा। मुस्लिम शासकों को कला से बेहद लगाव था। जो मुस्लिम शासक थे उनको कला से क्या था, बेहद लगाव था। उन्होंने संगीत, चित्रकला एवं स्थापत्य कला पर अन्य विषयों की अपेक्षा ज़्यादा ध्यान दिया।
ठीक है। अन्य विषयों की अपेक्षा इन्होंने चित्रकला, स्थापत्य कला पर विशेष ध्यान दिया। उनके संरक्षण में निर्मित इमारतें आज भी भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है, ठीक है। जो उस समय थे मुगल कालीन में, उसमें भारतवर्ष के लिए एक गौरव की बात है जो निर्मित इमारतें थी, ठीक है। ललित कलाओं का शिक्षण व्यक्तिगत ढंग से तथा उच्च स्तर पर दिया जाता था, ठीक है। जो ललित कलाओं का शिक्षण का कार्य वह व्यक्तिगत ढंग से और उच्च स्तर पर दिया जाता था। प्राथमिक स्तर पर कला के बारे में सामान्य कौशलों की जानकारी दी जाती थी, ठीक। जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा थी उसमें कला के बारे में सामान्य कौशलों की जानकारी दी जाती थी। सैनिक शिक्षा, इस युग में चूंकि शिक्षा अन्य लक्ष्य शासन की सुदृढ़ीकरण करना था, ठीक है। मतलब कि सुदृढ़ीकरण करना था, इसलिए छात्रों को अश्वारोहण, भाला, तीर तलवार चलाना, दुर्ग का डेरा डालना आदि विषय सैनिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल थे, ठीक है। सैनिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में ये सब शामिल थे। कौन कौन से? भाला, तीर तलवार चलाना, ये सब थे। और शिक्षा व्यवस्था देख लेते हैं। प्रत्येक समय की शिक्षा व्यवस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति से संबंध होती थी, ठीक है। प्रत्येक समय की शिक्षा व्यवस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संबंध होती थी। मध्यकालीन शिक्षा भी इस्लाम धर्म के अनुसार संगठित थी। जो मध्यकालीन शिक्षा थी वो भी इस्लाम धर्म के अनुसार संगठित थी, जिसका वर्णन हम लोग देखते हैं। शिक्षा का स्थान, इस समय शिक्षा मकतब एवं मदरसों से इस समय शिक्षा मकतब एवं मदरसे स्थान में संपन्न होती थी। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे जहाँ लिखना सिखाया जाता था। मकतब किसी न किसी मस्जिद से संबंध होता था। मदरसे उच्च शिक्षा से संबंध थे, ठीक है। आप देखते हैं प्रवेश की आयु, मकतब में प्रवेश की आयु 4 से 5 वर्ष की होती थी, ठीक है। मकतब में जो प्रवेश की आयु थी वो 4 से 5 वर्ष की होती थी। इसमें प्रवेश करने से पहले प्रत्येक छात्र का उपनयन संस्कार की तरह बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था, जिसे हम लोग में उपनयन संस्कार था, ठीक है दोस्तों। इसी तरह मुस्लिम जो कालीन शिक्षा थी उसमें बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था आप प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट करने से पहले। इसमें बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का होता था, ठीक है। उसमें जो आपका बिस्मिल्लाह संस्कार होता था उसमें बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। कुरान की भूमिका तथा 55वां, ठीक है, 51वां अध्याय सामने रखकर कुछ आयतों का पाठ किया जाता था, ठीक है। कुरान की जो भूमिका के अनुसार 51वां और 55वां और 51वां अध्याय सामने रखकर कुछ आयतों का पाठ किया जाता था। बालक उनको दोहराते थे, ठीक है। जो वो रखा जाता था बात उनको, और बालक उस आयत को दोहराते थे। यदि वो ठीक से नहीं दोहरा पाता था तो बिस्मिल्लाह कह देने से ही समाप्त हो जाता था, ठीक है। मतलब कि अगर वो बालक ठीक तरह से उस बातों को बोल नहीं पाता था, लास्ट में वो बिस्मिल्लाह कह दिया तो वो पर्याप्त समझ जाता था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। मकतबों में पड़ोसी क्षेत्रों से जो छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था मदरसों से संबंध छात्रावासों में की जाती थी, ठीक है। जो बाहर से आते थे बाहरी क्षेत्र से उन्हें शिक्षा के लिए तो खाने पीने की व्यवस्था भी मदरसों से संबंध जो छात्रावास की जाती थी। वहाँ सामर्थ्य के अनुसार निःशुल्क पाठ सामग्री भी वितरण की जाती थी। सामर्थ्य के अनुसार निःशुल्क पाठ सामग्री वितरण। अब देखते हैं पाठ्यक्रम कैसा था। मकतबों में दी जाने वाली शिक्षा पाठ्यक्रम बच्चों के आयु वर्ग के अनुसार थी, ठीक है। बच्चे के आयु कैसी थी उसी के अनुसार उसमें दिया गया था। प्रारंभ में बच्चों को तब लिखना पढ़ना गणना करना सिखाया जाता था। साहित्य में धार्मिक ग्रंथ कुरान का अध्ययन करना सिखाया जाता था, ठीक है। साहित्य में देखा जाए तो जो उन लोगों का पवित्र ग्रंथ था कौन सा था, वो कुरान था। उसका अध्ययन करना बच्चों को सिखाया जाता था। नैतिक शिक्षा देने के लिए गुलिस्ता एवं बोस्ता समझाकर पढ़ाए जाते थे। इसके अतिरिक्त
पैगंबर की कथाओं, मुस्लिम फकीरों की कहानियां तथा फारसी कवियों की कविताओं का ज्ञान कराया जाता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त उन लोग को जो पैगंबर थे उनकी कथाएं सुनाई जाती थी और मुस्लिम जो फकीर थे उनकी कहानियां और फारसी कवियों की कविताएं। साथ ही व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी बातों का ज्ञान भी कराया जाता था। ठीक है, जो व्यवहारिक जीवन की उपयोगी बातें उसका ज्ञान कराया जाता था। अरबी भाषा में ये सब होता था। शिक्षण विधि देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षण मौखिक दी जाती थी। ठीक है, जो प्राथमिक शिक्षण वो मौखिक दी जाती थी। रटने का विधा पर जोर दिया जाता था। शिक्षा व्याख्यान विधि से शिक्षण करते थे। ठीक है, व्याख्यान विधि से शिक्षण करते थे। बालक कलमा को सुनाकर रटते थे। ठीक है, बालक क्या करते थे, कलमा याद करते थे और उसको सुनाकर वो रटते थे। और कुरान की आयतों सूरा को कंठस्थ करते थे। बोल बोल कर पहाड़ा याद करते थे। शिक्षण समय व सत्र मकतबों में प्रातः काल में अपराह्न के समय शिक्षा का कार्यक्रम चलता था। उच्च स्तर पर शिक्षण काल सायंकाल तक निर्धारित था। अब देखते हैं दोस्तों गुरु शिष्य का संबंध। इस्लामी संस्कृति में भी यह माना जाता है कि उस्ताद की मेहरबानी के बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। छात्र शिक्षक का आदर सम्मान करते थे। छात्र किसका करते थे, शिक्षक का आदर और सम्मान दोनों करते थे, तब उनकी आज्ञा का पालन करते थे। गुरु शिष्य को पुत्रवत व्यवहार करता था। गुरु शिष्य को क्या, अपने पुत्र के जैसा व्यवहार करता था। व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का अपने गुरु से और भी निकट संबंध होता था। ठीक है, जो व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र हैं उनको अपने गुरु से और निकट संबंध होता था, क्योंकि अपने शिल्प में क्षमता प्राप्त करने के लिए गुरु के पास निरंतर रहना आवश्यक था। हालांकि मुगल काल में उत्तरार्ध में गुरु शिष्य संबंध का आदर्श परंपरा का ह्रास होने लगा था। बाद में कुछ ऐसे समय आया जिसमें थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ था, बाद में फिर सही हो गया था। अनुशासन एवं दंड। नैतिक शिक्षा मुस्लिम कालीन शिक्षा का अभिन्न अंग था। यह देख लेते हैं। छात्र अनुशासित होते थे। छात्रों के लिए शिक्षण गण श्रद्धा के पात्र थे, अतएव उनमें स्वाभाविक रूप से विनयशीलता तथा आत्म अनुशासन की भावना जागृत होती थी बालक के अंदर। उद्दंड बच्चों के प्रति ही शक्ति बढ़ती जाती थी। जो उद्दंड बालक थे उनके खिलाफ ही शक्ति बढ़ती जाती थी। शिक्षक गण भी अपने कार्यों से छात्रों के समक्ष आदर्श कायम करते थे, जिसका अनुसरण करके छात्र चरित्रवान एवं आदर्श नागरिक बन सके। आप देखते लास्ट पॉइंट समीक्षा। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो इस्लाम शिक्षा था, इस्लामी शिक्षित था, इसमें गहन धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक, जो गहन धार्मिक सिद्धांत उसी के आधार पर इस्लाम की शिक्षा आधारित थी, जिसमें व्यक्तित्व के सर्वतोमुखी विकास पर, मतलब कि व्यक्ति के सर्वमुखी विकास पर बल दिया जाता था। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।